जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस का एक छोटा सा क्विज लेकर आए हैं। तो आप सभी इस पूरा क्विज को लगाएं और आपका कितना स्कोर होता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, इसकी सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। रूस है, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 अस्थायी सदस्य देश है यूएनओ के, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? चलिए दूसरे के लिए आंसर बताइए। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बैकाल झील है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न पूछता है यहाँ से कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? तो ये है टीटीकाका झील, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, अभी तक मेरी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं है और इसीलिए मैंने कल क्लास बंद रखा था। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। आगे देखिए, स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1936 में स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और स्पेन में जो गृह युद्ध है ये कब तक चला था? तो 1939 तक चला था। तो याद रखिएगा 1936 से लेकर 1939 तक। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम आयनन वाला तत्व निम्न में कौन सा है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। उच्चतम आयनन वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये है हीलियम, याद रखिएगा। और हीलियम जो है यह एक अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको याद होगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, याद रखिएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 और संकेत क्या होता है? Na। आगे देखिए, रेड इंडियन, यहाँ पे इंडियन होगा, मूल निवासी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको मार्क करके रखें। ये प्रश्न बिहार फायरमैन में पूछा गया था। तो आप सभी बताएंगे रेड इंडियन मूल निवासी है। तो जो ही बच्चे ये बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका के निवासी है रेड इंडियन, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण क्या है?
तो देखिए जो ये बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, ये है ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा क्या है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एक प्रोटीन का उदाहरण है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बताया गया है। और इस प्रक्रिया को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से किस भौतिक की मात्रा के युग्म की सामान्य विमाएँ हैं? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी भौतिक राशि है जिनका जो डायमेंशन है समान है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, कार्य एवं ऊर्जा की जो विमाएँ होती है समान होती है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ये है बी ऑप्शन। कौन सा हार्मोन है? फ्लोरिजेंस हार्मोन है। और देखिए सभी ऑप्शन जो है एथिलीन, फ्लोरिजेंस, ट्राउमेटिन, साइटोकाइनिन, ये सभी के सभी क्या है? पादप हार्मोन है। गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे ऑस्टिन होगा जिसको K2 भी बोला जाता है। K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये है ट्रांस हिमालय। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और एग्जाम में पूछा जाता है ये जो हिमालय है किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये वलित पर्वत के उदाहरण है। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, यहाँ पे होगा आत्मीय सभा, याद रखिएगा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। आगे देखिए 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। चलिए आंसर कीजिए। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। और राज्य भी पूछा जा सकता है किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। यहाँ पे राज्य का नाम नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा केरल के मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में। केरल की बात करें तो याद रखिएगा गरम मसालों का राज्य बोला जाता है केरल को। और सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत जो है ये केरल राज्य की है। निम्नलिखित में से किस निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? यानी कि आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको बताना है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में से कौन किसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा सी ऑप्शन, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष, जबकि दूर दृष्टि दोष पूछे तो हाइपरमेट्रोपिया। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्राकृतिक बहुलक और एक पूछा जाता है कृत्रिम बहुलक। तो देखिए नायलॉन, बेकेलाइट और पीवीसी ये तीनों के तीनों कृत्रिम बहुलक है, जबकि सेलुलोज जो है ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है?
फटाफट से आंसर कीजिए। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो 16वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। याद रखिएगा, श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम पूछे, महावेली गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, आप सभी जानते हैं। अगर पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं यांगत्सी। यांगत्सी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं नील नदी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे म्यांमार का पुराना नाम क्या था। ये प्रश्न बिहार एसएससी सीजल में पूछा गया था कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, सेशन अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें। तो एनजीटी की स्थापना कब होती है, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। 2010 में एनजीटी की स्थापना होती है। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। देखिए, ओजोन के बारे में आपको 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। तो सबसे पहले ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में। यहाँ पे सभी को लिख देते हैं, डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन लेयर किस मंडल में मिलता है? तो समताप मंडल में। इन सभी पॉइंट को नोट कर लें। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 16 सितंबर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद कर लीजिए, ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे बाद में गैस में। तो क्रम को जरूर याद रखना है, ठोस, द्रव और फिर गैस। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, आवृत्ति पर। निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि शिक्षा, परिवार नियोजन, वन, वन्य पशु तथा पक्षियों के संरक्षण ये सभी जो है समवर्ती सूची में आते हैं। रेखी समिति का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जीएसटी ये किस प्रकार का टैक्स है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई? चलिए आंसर बताइए। प्रोजेक्ट एलिफेंट और एक पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछे तो 1992। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 1992। ऑप्शन में 93 दिया गया है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक है चेतन भगत।
चेतन भगत की जो पुस्तकें हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? चलिए आंसर बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर क्या बता रहे हैं, कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही जवाब है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स की बात करें, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया था दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो याद रखेगा कार्ल मार्क्स की। ड्यूट्रियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, हमने आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताए थे। कौन कौन सा? H11, इसको बोलते हैं क्या? प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। तो यहीं पे आपसे पूछ रहा है ड्यूट्रियम की द्रव्यमान संख्या, तो ये है द्रव्यमान संख्या। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है H13, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। याद रखिएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने के लिए उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोच समझकर आंसर बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, आप सभी एग्जाम तक ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहे, प्रश्नों का आपका रिवीजन होगा। तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। याद रखिएगा क्या होता है? बढ़ता है। किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? चलिए आंसर बताइए। किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है? थोड़ा सा आप लोग सोच समझकर आंसर बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब है विधान परिषद। याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? चलिए आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बताते हैं। देखिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? तो याद कर लीजिए, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक होता है आमीटर, दोनों को याद कर लीजिए। देखिए, आमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। तो दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। और एक आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोध है, याद रखिएगा, ये अनंत होती है, जबकि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछे तो शून्य होती है। तो दोनों को याद रखिएगा। आमीटर का प्रतिरोध पूछे आदर्श आमीटर का शून्य, और आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो अनंत। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह किस राजवंश से था? देखिए, आपका एक प्रश्न यहाँ भी बन रहा है, इसे नोट करेंगे। कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। और ये किस राजवंश से है? नरसिंह देव प्रथम। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, शाही गंग राजवंश। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए। हमने आपको विटामिन के बारे में बहुत बार बताया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी का होता है थायमीन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? विटामिन डी होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।